अभी बताया कि सबसे पहले जो है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का पहला स्रोत क्या है। देखिए यहाँ कोई भी ऐसे आदमी अभी मौजूद नहीं है जो शुरू से अभी तक का जो है पूरा का पूरा उनको इतिहास के बारे में जानकारी हो, क्योंकि उस समय से जिंदा अभी तक नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग ढूंढते उपकर कि किसके माध्यम से भारत के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। तो ये इतिहास का भारत का पता लगेगा सबसे पहले धर्म ग्रंथों से। धर्म ग्रंथों में सबसे पहला जो है धर्म ग्रंथ आ जाता है कौन सा, सबसे पुराना क्या है, वेद। तो वेद के बारे में बताया गया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद और 6 वेदांगों के बारे में आप लोगों को बताया गया। 18 पुराणों के बारे में बताया गया। वेदांग बस कितने हैं इनकी संख्या पूछी जाती है ना, 6 और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के बारे में बताया गया। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ थे, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया गया। इतना अब बताए थे कि पुराणों में कि वेद में जो है स्त्रियों को और शूद्र को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सुनने की भी इजाजत नहीं थी, वेद नहीं। लेकिन पुराण जो है पढ़ने की तो इजाजत नहीं थी, लेकिन सुनने की इजाजत स्त्रियों को और शूद्रों को थी। पुराण जो है 18 है इनकी संख्या। और पुराण वाला जो है आप लोग पीछे का जो कंटेंट है वो देखिएगा, उसमें उसके बारे में हाँ पीछे रहेगा। आप शायद उस दिन एब्सेंट थे। हाँ 18 उनकी संख्या थी, ठीक है। अभी जो है उसके बाद हम लोग बहुआ, ठीक है, ये तो वेद वाला सिस्टम खत्म हो गया, धर्म ग्रंथ खत्म हो गया। धर्म ग्रंथ के बाद भारत के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पहले के पुराने समय के जो लोग थे वो भारत में जो घूमने के लिए आए, है ना, उन लोगों से इसकी जानकारी मिलती है। और वो लेखक थे जैसे यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में जो यूनान से आए हुए लेखक थे वो भारत घूमे और भारत में क्या क्या चीजों को उन्होंने देखा उसको उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया। उसको पढ़ने से जो है आपको भारत के इतिहास का पता चलेगा, उस समय का इतिहास, उस समय भारत में कौन कौन राजा थे, शासन कैसा था, शासन व्यवस्था कैसा था। तो ये यूनानी लेखक के बारे में बताया। उसके बाद चाइना से भी लेखक आए थे और उनके बारे में जो है कल की क्लासेस में बताया गया। आज जो है बताया जाएगा अरबी लेखक के बारे में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अरबी लेखक में पहला कौन है, अल-बर्नी। अल-बर्नी महमूद गजनबी के समय में भारत आया, यानी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ। हाँ ये जो है ये भी अरब का ही, ये भारत पर जिसने अटैक किया था, ये व्यक्ति का नाम है। हाँ ये व्यक्ति का, इसके बारे में आगे के इतिहास में और फिर से जिक्र करूंगा, ठीक है। टॉपिक को नोट कर लीजिए। तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था और इसने एक किताब लिखा। क्या लिखा बुआ, किताब लिखा। उस किताब का नाम है ख्वारिज़्म में याखीब। क्या नाम लिखा हुआ है उसका, ख्वारिज़्म में याखीब। देखिए अभी आप लोग को बोले कि महमूद गजनबी के बारे में आगे बताएंगे। देखिए मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इन सब से जो है भारत का इतिहास है और उसने कैसे अटैक किया था, कितनी बार अटैक किया था, है ना, इन सब के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानना है ना, तो इसके बारे में बताएंगे। जी नहीं, बख्तियार सबका अलग अलग कंटेंट है, सबको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। महमूद गजनबी जितना इंडिया में लेटेस्ट है उतना अफगानिस्तान में नहीं है। वो गजनी नाम का एक क्षेत्र का रहने वाला है ना। अफगानिस्तान में भारत के जो है एक प्रधानमंत्री गए थे और उस प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वो गए और उन्होंने इसका जिक्र किया था बखूबी से कि गजनी जो है एक गांव का नाम है और वो कोई फेमस नहीं है, वो नॉर्मल सा चीज है। लेकिन अपने इंडिया में जो है मोहम्मद गजनबी को जो है, महमूद गजनबी को कितना फेमस कर दिया गया है। वहां बोले कोई इलाका मैं देखना चाहता था कैसा है क्या है, लेकिन वहां कुछ भी वो पॉपुलर नहीं है और वो एक चोर मात्र है, बस एक सामान्य नागरिक था। और यहाँ वो कितना ज्यादा जो है, तो इसके बारे में आगे की हाँ टॉपिक्स में जो है जिक्र किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी साक्ष्यों को एक साथ एकत्रित करके बताएंगे, ठीक है। तो अल-बर्नी महमूद गजनबी के समय साथ जो है भारत में आया था। उसने एक किताब लिखा जिसका नाम है ख्वारिज़्म में याखीब, है ना। और ये कहाँ का रहने वाला था बउआ, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और सॉरी महमूद गजनबी जो है ख्वारिज़्म में याखीब
जिसका आधुनिक नाम तुर्कमेनिस्तान है। आधुनिक नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, वहां का वो रहने वाला था। ठीक है, और इसका द्वारा लिखा गया किताब का नाम था किताब-उल-हिंद और किताब-ए-हिंद। ये दो यानी एक ही किताब का दोनों नाम है। उसको किताब-उल-हिंद भी कह सकते हैं, किताब-ए-हिंद कह सकते हैं। और इसमें इसका अर्थ होता है भारत की खोज, जिसमें भारत के बारे में वर्णन देता है। और किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में, अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, कल परसों जो है या कल ही लगता है, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है अरेबियन कंट्रीज के दौरे पर हैं और शायद सऊदी या दुबई में कहीं, तो वहाँ पर जो है ट्रेडिशनल जो है डांस हो रहा था। तो महिलाएं जो है अपने बालों को खोल के एकदम पूरा, जैसे यहाँ अमावस्या मोनी अमावस्या को नहीं होता है, भूत खेलते हैं। खैर किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो वैसे ही जो है पूरा वहाँ का ट्रेडिशन था डांस का, तो महिलाएं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप भी बेचारा डर गया, कौन सा ट्रेडिशन है? तो ध्यान दीजिएगा। तो बस प्रोफेशनली तरीके से फॉलो कर रहे थे। ये वाला जो है जो मस्ताना घाट पे फतवा में जो होता है एकदम एक बार जो है मैं बता दे रहा हूँ, रात्रि के समय में शायद गंगा दशहरा था और रात्रि का समय था, तो हमारे कुछ मित्र शिक्षक जो थे वो बोले कि सर चलिए ना मस्ताना घाट घूम लेते हैं। करीब रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और अब उतना भीड़ नहीं, उस समय जितना भीड़ लगता था अब उतना भीड़ नहीं लगता। पूरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है एकदम भरा हुआ है ना, 3 नंबर प्लेटफॉर्म वैसे ही, 6 नंबर वैसे ही। तो बोले कि चलिए ना, आज का रौनक जो है फतवा का अलग है, थोड़ा चल के, क्योंकि वो था गंगा दशहरा उस दिन, अगले दिन या उसी अगले दिन था। हाँ, रात में जो है बोले कि चलिए और गंगा के घाटों को जो है भ्रमण किया जाए। अक्सर छुट्टी मिलता है तो मैं चला जाता हूँ घाट घूमने। गंगा नदी से जैसा लगता है बहुत गहरा लगाव। स्नान नहीं करते लेकिन घाट ज्यादा घूमते हैं, स्नान करते हैं उस तरफ जाकर। हाँ, तो रात में गए ना तो देख रहे हैं कि 5 6 7 गो महिला खड़ा होकर पूरा बहाल एकदम ऐसे राउंड अजीब सा महिला थी और ढोल बजाने वाला उसके इर्द गिर्द बजा रहा था, नाच रही थी। अब पूरा वैसा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या पागल है। तो मेरे जो मित्र शिक्षक थे वो बोले टोकिएगा नहीं, टोकिएगा तो काम खत्म। सो ऐसा मुझे डरा दिया ना, ये जो है बताइए समय यहाँ ऐसे कर रहे हैं, इनके बच्चे देखेंगे तो वो डर जाएंगे, ऐसे क्यों ये लोग कर रहे हैं ना। मतलब ये सब बात यहाँ करने का समय नहीं है, चलिए आगे बात करें। यहाँ कुछ टोकना नहीं है ना। एक महिला को देखो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पीछे पीठ पर जो है एक आदमी डंडा से नहीं हाथ से, अपने हाथ से, कहते हैं कि स्त्री पर आए, स्त्री स्पर्श भी नहीं कर सकते हमारे हिंदुस्तान, वहां हाथ से स्पर्श किया जा रहा है। ठीक है, और सब लोग तालियां बजा रहे थे, इस स्पर्श को कोई भी जो है विरोध नहीं कर रहे थे। सबका अलग अलग चीज है, उसमें क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। लिखिए खैर ध्यान दीजिएगा। तो इसके द्वारा जो लिखी गई किताब है किताब-ए-हिंद, ये अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बुआ? हेलो, अरबी भाषा में लिखा गया। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? धर्म और दर्शन। भारत में धर्म और दर्शन, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, खगोल विज्ञान, भारत में कौन कौन से रीति रिवाज थे, कौन कौन सी प्रथाएं थी, सामाजिक जीवन भारत का कैसा था, नापने तोलने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, मापन प्रणाली क्या थी, नियम कानून क्या थे, पूरा का पूरा वर्णन जो है अलवर्णन ने किया। बहुत तेज तरारा पूरा हिंदुस्तान का उस समय जो है समझ इतिहास से रचता, और ये विश्वसनीय पुस्तक है। और इसमें किसका वर्णन मिलता है बुआ? तो राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज का जो है विशेष रूप से इसमें वर्णन मिलता है अलवर्णी के वर्णनों में, यानी किताब-उल-हिंद या किताब-उल-हिंद या किताब-ए-हिंद, जिसको भारत का इतिहास या भारत की खोज कह सकते हैं ना। दूसरे नंबर में अरबी लेखक आने वाला कौन था वो? इब्न बतूता। ये बताइए, इसके ऊपर भारत में गाना नहीं, इब्न बतूता है ना, बहुत सारे पहले का बड़ा ट्रेंडिंग ये था। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब-उल-रहला। क्या नाम है बुआ? किताब-उल-रहला या रहला भी कह सकते हैं। ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का जो है इसमें वर्णन मिलता है रहला में, यानी 14वीं शताब्दी में भारत का जीवन कैसा था
उसका वर्णन मिलता है। इब्न बतूता की यात्रा लिखा, तो पढ़े लिखे बड़ी तेज। उस समय का सांस्कृतिक जीवन क्या था, उसने उसका भी वर्णन किया। अब ये तेज तरार आदमी था, इसलिए ये किसके दरबार में आया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। क्योंकि ये पढ़े लिखे में तेज लगा, तेज तरार आदमी दिखा, तब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसको एंट्री दिया। और एंट्री दिया, एक ही बार काजी, दिल्ली का काजी बना दिया। तो काजी उस समय समझिए कि जज साहब होते हैं। हाँ, तो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश उसको कही, ना उसके पद पर जो है उसको स्थापित किया। किसको स्थापित किया? इब्न बतूता को। किसको स्थापित किया? कहाँ का काजी बनाया? दिल्ली का काजी बनाया। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ का लेखक था इब्न बतूता? अरबी लेखक था। और अल-बरूनी जो है कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। हाँ, ये नहीं बोले आएगा तो 3 बार बोल लीजिएगा। आगे देखिए अन्य लेखकों में, बहुत अन्य लेखक में कौन कौन से लेखक हैं? तो लामा तारानाथ। कौन है? लामा तारानाथ। ये तिब्बत के रहने वाले हैं। तिब्बत वही देश है जिसको चाइना ने ऐसे बेदर्द तरीके से मारा कि चैन से रो भी नहीं पाया। यानी कि इसको कहते हैं ना कि किसी को मारना ऐसा मार कि भर पेट रो भी ना पाए। अभी नहीं, फिर आपको बताएं ना कि सबका टॉपिक है, टॉपिक के अनुसार आएगा तो बताएं। तिब्बत पर जब अटैक किया था तो उस समय भारत सरकार ने बोला कि हम दलाई लामा आइए, आप भारत में आपका स्वागत है, हम आपको रखेंगे। और इसके बदले में जो है चाइना ने बोला कि भारत बड़ा तेज बनता है, उड़ाइए देवे करेंगे। अटैक कर दिया भारत, क्योंकि तिब्बत चाइना दोनों अलग था। तिब्बत का दलाई लामा यहाँ आ गया और वहां के पॉपुलेशन को पूरे चाइना में डाइवर्ट कर दिया कि एक जगह बैठ के रो ना सके। पूरे चाइना में उसको डाइवर्ट कर दिया अलग अलग क्षेत्रों में। तो ध्यान दीजिएगा, सबका देश अपनी जगह पर उसके लिए महत्व होता है। हमारा हिंदुस्तान है ना अपनी जगह पर है। हाँ देखिए, याद रखिएगा। हाँ देखिए, हम पूरी दुनिया में, हेलो ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जो कभी भी जो है पराये धन को अपना नहीं समझता, और वो देश है भारत। याद रखिएगा। पाकिस्तान में वहाँ शिक्षक जो है शिक्षा देते हैं बच्चों को मदरसों में, वहाँ पाकिस्तान में, कि आगरा में जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, दिल्ली में नाश्ता करेंगे, जैसलमेर में पराठा बनाएंगे, फलाना चिलाना, बहुत सारा चीज, कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर फतह करेंगे। ऐसी चीज क्या भारत का कोई भी शिक्षक इस प्रकार की शिक्षा किसी भी बच्चे को या किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिए हैं? असंभव, संभव ही नहीं है। ऐसी नापाक शिक्षाएं कभी भी नहीं दी जाती। यहाँ एक ही बात बताया जाता है, आप लोगों को बताया था, क्या नीजा परम बेटी गणना लघुचेत साम उदार चरिताना वसुधैव कुटुंबकम, है ना? यानी यह मेरा है और वह तुम्हारा है, ऐसा नीच विचार वाले सोच रखते हैं ना, और उदार चरित्र वाले के लिए सारा संसार ही अपना है। तो इसी का छोटा सा पाठ है वसुधैव कुटुंबकम। इसको मोदी जी जो है अभी प्रचार करने में लग रहे हैं। पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। कंपेयर, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पागलों से क्या कंपेयर करना है। लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा था कि और देश हैं जो कब्जा करना, क्षेत्र पर कब्जा करना, ये सब जो है शिक्षाएं दे सकते हैं। भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आज सदियों से भारत की परंपरा रही कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश हैं, हमको किसी के प्रति जो है वैसे इस प्रकार की भावना जो है जाहिर नहीं करनी। तो ध्यान दीजिएगा, वो लामा तारानाथ तिब्बत के थे। कहाँ के थे बुआ? तिब्बत के थे। और इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ का नाम है कंग्यूर या तंग्यूर। क्या नाम है? अनुष्का नहीं पढ़ने आएगा अनुष्का जी तो गड़बड़ा जाइएगा ना, इसलिए अनुष्का जी ध्यान दीजिएगा। कंग्यूर तथा तंग्यूर, ये इनके द्वारा लिखी गई जो है ग्रंथ का नाम है, और जिसमें भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। कहाँ का वर्णन मिलता है? भारतीय इतिहास। अब बताइए लामा तारानाथ कहाँ के थे? लामा तारानाथ कहाँ के थे? अनुष्का जी दिमाग को खोल के रखिए, है ना? तिब्बत के थे, है ना? लामा तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत के थे। और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? कंग्यूर, और जिसमें भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। कोई डाउट यहाँ तक?
उसके बाद मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वेनिस इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो। अब ध्यान दीजिएगा, इंडिया में बस चल रहा है, पीछे लिखा रहता है मार्को पोलो। समझ लीजिए वो कहाँ की बस है? इटली की कंपनी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वेनिस से इटली मार्को पोलो। अब जो है 13वीं शताब्दी के अंत में ये आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में, और पांड्य वंश के शासनकाल में आया था। किस वंश के शासनकाल में आया था? पांड्य वंश के शासनकाल में। तो मैंने पांड्य वंश था, आगे सब जिक्र किया जाएगा। तो उसने अपने साथ अपने वृत्तांत में किसका वर्णन किया हुआ? पांड्य साम्राज्य के शासनकाल का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? पांड्य साम्राज्य के शासनकाल। और उसके बाद का टॉपिक है आपका, देखिए अरबी लेखक खत्म हो गया, अनुमेय लेखक खत्म हो गया। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली, यानी भारत की जब खुदाई की गई तो खुदाई के उपरांत भारत में कौन कौन से सबूत मिले, कौन कौन सी वो वस्तुएं मिली, कौन कौन से वो साक्ष्य मिले जिसके जरिए भारत के इतिहास का पता लगाया जा सकता है, इन सब के बारे में जो है इसमें वर्णन किया जाएगा। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, यानी सबसे पहले खुदाई करवाने शुरू किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसलिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो इसको याद करके आप लोग बढ़िया से आइएगा।